लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और किस तरीके से ये प्रोपगेट करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन, जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, मल्टीपल चार्ज, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया था किस टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया जो इलेक्ट्रिकुलर कंपोनेंट्स के टर्म में। तो आपके पास एनालिसिस निकल के आया। आज हम डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे कि डाइपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन इसकी होती है इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस है तो डाइपोल होगा। कहने का मतलब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक माइनस क्यू है, दूसरा क्यू है, दोनों के बीच की स्पेसिंग, मान ली बीच में हमारे पास पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तो न्यूट्रल पॉइंट से डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की ए है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस जो है वो ए हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए, एक 2a डिस्टेंस आ गई दोनों चार्जेस के बीच की। तो हम ये कह सकते हैं जो डाइपोल की लेंथ होगी, मींस लेंथ ऑफ डाइपोल वो हो गई 2a, ठीक है। तो डाइपोल क्या हो गया, डाइपोल हो गया इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस डाइपोल होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बीच की जो लेंथ है वो 2a होगी। तो डाइपोल की लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 2a, तो लेंथ ऑफ डाइपोल हमारे पास कितना है 2a है, राइट। तो ये डाइपोल होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, इसकी डेफिनेशन आती है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, मींस p इक्वल टू q इंटू 2a। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो चार्ज तो डाइपोल के ऊपर इक्वल है, क्यू दोनों साइड मैग्नीट्यूड सेम है, 2a जो है वो डाइपोल की लेंथ होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो क्यू यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और 2a जो है यहाँ पे 2a, इसको हमने बोला था लेंथ, किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस, ठीक है। लेंथ ऑफ डाइपोल क्या हो गई डाइपोल मोमेंट को हमने p से रिप्रेजेंट किया। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। p इक्वल टू q इंटू 2a, q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, राइट। तो हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, फिर हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एप्लीकेशन है, इनको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास आएगा एक्सियल लाइन, ठीक है। दो तरह के केस है, पहला है ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड ऑन पोजीशन, दूसरा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, दोनों एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ये दोनों एनालिसिस हम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। पहला ऑन एक्सियल लाइन करेंगे। डाइपोल मोमेंट समझ ध्यान रखना, P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। तो पहला जो केस है वो हम करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल हो गया -Q टू Q। डाइपोल की लेंथ है 2A, राइट। ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहां से इसकी एक्सिस के ऊपर हमने कोई पॉइंट मान लिया P, मान लीजिए, ठीक है, कोई पॉइंट मान लिया P। यहां पर टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, ठीक है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर, ये डाइपोल है -Q टू Q, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट माना P, जहां पर हमने टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया Q0, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें कैलकुलेट करनी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव टाइप की होगी। देखो दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा होगा। तो जैसे मान लीजिए हम देखते हैं पहले +Q, ठीक है, ये +Q चार्ज है और पॉइंट P के ऊपर +Q0 है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q की वजह से Q0 के ऊपर, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए क्या होगी, E1। तो E1 जो रिपल्सिव फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसके ऊपर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के बीच की स्पेसिंग हम निकाल लें, तो क्या स्पेसिंग है, ये देखो न्यूट्रल पॉइंट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस R है, और यदि R में से इस A को माइनस कर दूं तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाएगी ये वाली, कितनी, R माइनस A, राइट। अब देखिए अभी एक चार्ज और बचा हुआ है, दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और फील्ड इंटेंसिटी भी अट्रैक्टिव टाइप की होगी। और इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा विद द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ E2, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस यहां से पॉजिटिव चार्ज और -Q चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी R प्लस A, ये डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहां पे हम देखने वाली बात ये है कि कौन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की हुई होती है E इक्वल टू KQ अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और डिस्टेंस कम है तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है, मेन बात है कि रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो E1 और E2 के ऊपर डिपेंड करती है बात कि कौन सा मैक्सिमम से मिनिमम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए E1 तो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन E2, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अबाउट द चार्ज मैक्सिमम होती है और फार अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होती है, मिनिमम होती है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि E1 की वैल्यू ग्रेटर देन है E2 से। अब E1 और E2 की अलग अलग वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन, E1 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, R प्लस A, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो हमारे पास E विल बी इक्वल टू KQ, इसमें कॉमन आ गया, इनसाइड बच गया हमारे पास, एलसीएम ले लिया हमने हाथ के हाथ, R² माइनस A² का स्क्वायर, इधर हमारे पास टर्म आ गई R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, KQ
इसको ओपन कीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ई हमारे पास आ गया के क्यू इंटू 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये आ गई। अब देखो डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था आपको क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो यहाँ पर ये पेयर बन सकता है Q इंटू 2a, एक 2 बचेगा उसको हम सामने ले लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, E विल बी इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, राइट। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, यहाँ पर हमारे पास निकल के आई E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E की वैल्यू आ गई E1 माइनस E2, दोनों की रेस्पेक्टिव वैल्यू हमने एक जनरल फॉर्मूले से यहाँ पे पुट अप कर दी और सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट होके आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इफ R is greater than A, एक केस लेते हैं, if R is greater than A, then A can be neglect, then A को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E will be equal to 2kpr अपॉन R की पावर 4, क्योंकि A नेगलेक्ट हो गया, यदि R की वैल्यू ज्यादा है तो A को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एक R से एक R क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया E विल बी इक्वल टू 2kp अपॉन R3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन के ऊपर हमारे पास निकल के आती है 2kp अपॉन R3। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इक्वेशन नंबर 5, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल निकल के आई है, राइट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सेकेंड केस इसका निकल के आता है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन, किसी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से परपेंडिकुलर कोई लाइन हो, ठीक है, या नॉर्मल लाइन हो, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल या ओवर द डाइपोल हम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास डाइपोल है यहाँ पे -q टू q, डाइपोल की लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ a, ये इसके न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यही इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। -q और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमने मान लिया पॉइंट P, और पॉइंट P के ऊपर हमने टेस्ट चार्ज मान लिया, टेस्ट चार्ज क्या है, Q0, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल रिपेल टू ईच अदर, तो रिपल्सिव डायरेक्शन हमें यहाँ पे बना देनी है इस तरीके से। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई हमारे पास E1, ये डिस्टेंस जो है ये मान लीजिए कितनी है, R है, पॉइंट P और न्यूट्रल पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो गई,
दूसरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रेडिएट होंगी, तो उसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रोपोगेट कर दिया, ए और ये बी पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2, ठीक है। दोनों ही E1 और E2 दोनों ही एंगुलर पोजीशन के ऊपर है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे E2 को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये हो गया E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर E2 sin थीटा, ओके। सिमिलरली E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा की डायरेक्शन में ही, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज E1 sin थीटा। और आपको ये पता है कि E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि डाइपोल के चार्ज जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ए और पी के बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी सिमिलर डिस्टेंस होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, क्या वैल्यू आएगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसको राइट कर सकते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E1 और E2 की दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, और ये वैल्यू आएगी KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से कंपोनेंट की वजह से होगी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड से में एड अप हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास निकल के आएगी, वो क्या होगी, E, और E क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E विल बी इक्वल टू 2E1 cos थीटा। और cos थीटा डायग्राम से हम निकालना चाहे तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए थीटा है, ये डिस्टेंस ये होगी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, a हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। cos थीटा कितना है, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, E विल बी इक्वल टू 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2, राइट। अब देखो यहां पर मैंने डायपोल मोमेंट आपको बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A का प्रोडक्ट ऊपर बन रहा है न्यूमरेटर में, तो वहां पे लिख देंगे P, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, वही एजम्पशन वापस लेना है, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, देन ए कैन नेग्लेक्ट। तो हमारे पास ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो अपने पास आ जाएगा E विल बी इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, दोबारा से बताता हूँ, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल क्या होता है, डायपोल कंसीडर करना है, उससे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P आपने एज्यूम किया, जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज मान लिया आपने Q नोट, राइट, टेस्ट चार्ज Q नोट आपने मान लिया, ठीक है। अब दोनों ही डायपोल के चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी आई, पॉजिटिव की वजह से E1 मानी, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा,
और नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 cos थीटा, E2 sin थीटा वाले कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल मैग्नीट्यूड की वजह से, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एड अप हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से ये सोल्व होते हुए निकल के आएगी 2E1 cos थीटा। cos थीटा एक ट्रायंगल के अंदर हमने देखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर निकल के आ गया, और सारी वैल्यू सोल्व करने के बाद में E इक्वल टू हमारे पास क्या है Kp अपॉन R3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। दोनों एनालिसिस में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर होती है 2Kp अपॉन R3 और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होती है Kp अपॉन R3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी हाफ होती है, किससे? एक्सियल लाइन से। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल ही होता है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखिए हमने फील्ड इंटेंसिटी दो तरीके से कैलकुलेट की है, एक तो एक्सियल लाइन से और एक इक्वेटोरियल लाइन से। दोनों ही कंसेप्ट यहां पे वापस आएंगे। एक्सियल लाइन से निकल के आई थी 2Kp अपॉन R3, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकल के आई Kp अपॉन R3। ठीक है, यहां पर हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया -Q टू Q। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही सारा काम हम एज्यूम कर रहे हैं। एक बार तो इसी पॉइंट के अलोंग एक्सिस के ऊपर और इसी पॉइंट के अलोंग इक्वेटोरियल, तो इसी पॉइंट को मैं कहीं इस तरीके से मान लूं कि इस पॉइंट के अलोंग E1 cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रूप में रहेगा, और E1 जो है वो एक्सियल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा ये पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मान लूं E2 sin थीटा। यहां पर E2 जो है वो इक्वेटोरियल लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकलेगा, और वो मान लीजिए क्या है E। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यदि हम लगाएं तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज वेरी मच सिमिलर टू द डायपोल न्यूट्रल पॉइंट। डायपोल न्यूट्रल पॉइंट से ही हम लेके चल रहे हैं, एक बार तो एक्सियल लाइन के लिए और एक बार इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों की वजह से हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे, उसकी वजह से निकल के आएगा। डायपोल की लेंथ हमारे पास वही है एज इट इज 2a। ठीक है, ये चीजें हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस डायग्राम को एक बार दोबारा देख लीजिए, डायग्राम ही समझने वाला है। ये डायपोल आपके पास, डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया 2Kp अपॉन R3, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट किया था Kp अपॉन R3। अब यहाँ पर दोनों ही कंसेप्ट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों फॉर्मूले को हम काम में लेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो कैसे? एक्सियल लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट किससे निकलेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन के अंदर दोनों लॉ हो सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हो, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा यहाँ पे E विल बी इक्वल टू अंडर रूट E1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस E2 sin थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। 2E1 cos थीटा E2 sin थीटा cos 90 इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये बच गई रिजल्टेंट। E1 और E2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। अंडर रूट ऑफ E1 की जगह पे क्या आएगा? एक्सियल लाइन है 2Kp अपॉन R3, 2Kp अपॉन R3 cos थीटा इज कंप्लीट का स्क्वायर प्लस E2 क्या है?
E2 इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, इसकी वैल्यू के पी अपॉन आर क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दोनों में कॉमन क्या है, रूट के अंदर के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा हमारे पास E विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, इनसाइड बच गया, क्या बच गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कोस थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसकी वजह से, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, जिसमें आपने दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, दोनों के दोनों कंसेप्ट, एक्सियल लाइन वाला और इक्वेटोरियल लाइन वाला कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो केस बनेंगे। यदि मैं क्या करूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 रख दो, थीटा इक्वल टू 0 क्या आएगा भाई, थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो बताओ, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 और साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो मतलब अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो E इक्वल टू 2 के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए, मतलब प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया एक्सियल लाइन वाला भी। पहला केस ही निकल गया। दूसरा केस वेरीफाई कर सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो। ठीक है, सेकंड केस में क्या रखोगे, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड से ही, तो इक्वेशन थर्ड ये है, इसी के अंदर पुट करना है। E विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ cos 90 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0, साइन 91 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 ही होता है, तो हमारे पास E कितना आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, और ये जो फॉर्मूला था ये एक्सियल लाइन के हिसाब से निकल के आया, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो इक्वेटोरियल लाइन के हिसाब से निकल के आया। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया, जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, डायपोल के एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर E1 cos थीटा, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर E2 sin थीटा, दोनों को हमने रिजल्टेंट निकाला लॉ ऑफ एप्रेडिशन से। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये टर्म बच गई E1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस E2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा sin थीटा cos 90, तो टर्म ऑटोमेटिकली 0 होगी। तो हमारे पास ये टर्म बच गई, इसका एनालिसिस हमने किया, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया है, किसके लिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू पर 0 रखो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो, थीटा 0 का मतलब एक्सियल, 90 का मतलब इक्वेटोरियल। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलो भाई, नोट कर लिया आपने, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, on the axis of uniformly charged ring, on the axis of uniformly charged ring, चार्ज रिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज लूप भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यूनिफॉर्मली चार्जिंग बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बचपन से जो चलता आ रहा है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हमें क्या करना है, फॉलो करना है। समझ में आ गया क्या, तो नेक्स्ट लेते हैं हम, डायग्राम से समझेंगे इसको, ध्यान से सुनना है बच्चों। चलो, सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे। ये हमने एक रिंग बना दी है भाई, रिंग बनाने की पूरी कोशिश की है, रिंग बना दी है, और इस रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज दे देना है यूनिफॉर्मली, मतलब चार्ज की वैल्यू थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस इक्वल रहेगी। पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया इसको, क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, ए,
और यहां पर आपने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट, क्योंकि छोटे छोटे लाइन एलिमेंट से मिलकर बना होता है पूरा का पूरा वायर या रिंग, ठीक है। ये स्मॉल लाइन एलिमेंट है, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, dl, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लीजिए कितना है, dq। ये केवल और केवल इस लाइन एलिमेंट के ऊपर है, लाइन एलिमेंट a to b, ठीक है। ये आपने एक लाइन एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है, मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा इसको इंडिकेट करने के लिए ताकि पता लग जाए, ठीक है। कंप्लीट चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने पूरी पूरी रिंग के अक्रॉस, ठीक है। रिंग के सेंटर पॉइंट O से आपने एक एक्सिस ड्रॉ की, इस एक्सिस के ऊपर आपने कोई पॉइंट P मान लिया, वही बात आपने पॉइंट P मानना है, और पॉइंट P के ऊपर आपने क्या मान लेना है, टेस्ट चार्ज मान लेना है। Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, वही कहानी वापस आनी है आपके पास, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर Q नोट चार्ज है, यहाँ पर स्मॉल चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी वो भी क्या निकल के आएगी, स्मॉल निकल के आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी भाई, dq से पॉइंट P के, ये डिस्टेंस मान लीजिए O to P डिस्टेंस कितनी है, r है, और इस लाइन को dq से P के ऊपर आपने जो है लाइन है इसको आप मिला दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दीजिए DE से। देखिए भाई ये थीटा एंगल है, और DE जो है एक रेक्टेंगुलर, एक एंगुलर पोजीशन के ऊपर है, तो दो तरह के फील्ड कंपोनेंट ये रिप्रेजेंट करेगा, एक तो हो गया DE cos थीटा, और एक हो जाएगा DE sin थीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा एंगल, राइट। ऐसे ही स्मॉल एलिमेंट बॉटम में भी होगा, क्योंकि हमें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट रिमूव करना है, तो सीधी सी बात है इतने कंपोनेंट यहां मान लीजिए, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर गई, वो भी DE cos थीटा है, DE है, DE का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा DE cos थीटा के टर्म में, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा DE cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा। अब देखो DE sin थीटा, DE sin थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड के होने की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और केवल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और DE cos थीटा की वजह से, ठीक है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द समेशन ऑफ DE cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट है। DE निकालना है हमें, देखो यहां पर वैल्यू रखनी है, एक बार DE की वैल्यू रख दो और एक बार cos थीटा की वैल्यू रख दो, तो इन दोनों के बीच में हमें गैप DE निकालने के लिए गैप भी चाहिए, A और R, पाइथागोरस थ्योरम से इधर वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस a², ये वैल्यू आ गई, ठीक है, √r² प्लस a²। तो DE की वैल्यू क्या निकल के आएगी, DE की वैल्यू निकल के आएगी DQ, Q नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F अपॉन Q नोट, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, DQ K इंटू DQ अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस a², इसका स्क्वायर हो जाएगा √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो DE हमारे पास आ गई K DQ अपॉन r² प्लस a², ठीक है। अब हमें DQ की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि देखो DQ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एक स्मॉल लाइन एलिमेंट के लिए है, लेकिन पूरी की पूरी रिंग के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है Q, तो Q क्या है, इंटायर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो DQ की वैल्यू कितनी आएगी, DQ की वैल्यू क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द रिंग, सॉरी, DQ will be equal to Q upon 2 pi a, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, ठीक है, ये तो कंप्लीट चार्ज होगा, और DL के लिए क्या करेंगे हम, DL लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, DL लेंथ से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास DQ की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 2 pi a इंटू DL, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, DE के अंदर, ठीक है। तो DE का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास K Q अपॉन 2 pi a r² प्लस a²
इंटू dl। ये de का प्रॉपर फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब cos थीटा चाहिए। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल के अंदर देख लेंगे OBP के अंदर, तो बेस r है, हाइपोटेनस अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos थीटा हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है। अब d की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, दोनों की दोनों इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, समेशन के अंदर पूरा का पूरा मटेरियल रख दीजिए, K Q dl अपॉन 2 पाई a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी, केवल और केवल समेशन ऑफ dl बचेगी। सारी वैल्यू बाकी क्या है, कांस्टेंट की तरह से है, वो सब की सब वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। तो अंदर बचेगा हमारे पास E विल बी इक्वल टू K Q R अपॉन 2 पाई a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 मींस 2 पाई a ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू बच गया हमारे पास समेशन ऑफ dl। इक्वेशन नंबर 7। समेशन ऑफ dl क्या होता है, दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द डायपोल, और एंटायर लेंथ ऑफ डायपोल क्या होगी, समेशन ऑफ dl का मतलब ध्यान रखना, हमें रखना पड़ेगा समेशन ऑफ dl, दिस रिप्रेजेंट एंटायर लेंथ ऑफ डायपोल एंड दिस इक्वल टू 2 पाई a सर्कमफेरेंस ऑफ द डायपोल। ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, E विल बी इक्वल टू K Q R इंटू 2 पाई a डिवाइड बाय 2 पाई a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल आउट हो गया, तो E कितना आ गया, K Q R अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है। यहाँ पे वो केस बता सकते हो आप, जब आप कंसीडर कर सकते हो व्हेन r इज ग्रेटर देन a, मींस आप राइट कर सकते हो r इज ग्रेटर देन a, उस केस में क्या होगा, यदि ये कंडीशन है, इफ r इज ग्रेटर देन a देन a कैन नेगलेक्ट। तब आप a को नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तब आप a को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो a को नेगलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E विल बी इक्वल टू K Q R अपॉन स्क्वायर इंटू 3/a, तो कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब हो गया, क्यूब से r कैंसिल, तो हमारे पास आ गया K Q अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K Q अपॉन r स्क्वायर आई है, जस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मींस E इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये सिमिलर होगी। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस आप बना सकते हो, पहला केस मान लीजिए ये होगा। ठीक है। दूसरा केस यदि मैं ये कहूं इफ r इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई, जब r की वैल्यू 0 होगी तो इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 0 रख दीजिए। r की वैल्यू 0 रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी 0 इफ r इज इक्वल टू 0, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगी जब r की वैल्यू 0 होगी। किसके लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए। इसको सर्कुलर लूप भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी कह सकते हैं, दोनों में किसी भी हिसाब से एग्जाम में आ सकता है। मेन फॉर्मूला क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो वो न्यूमेरिकल लगभग जो सोल्व होता है वो पॉइंट चार्ज वाला केस है, उसके हिसाब से ही होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब आपको क्या चाहिए, Q और R चाहिए, Q नहीं है, Q निकालने का तरीका मिल जाएगा, R नहीं है तो R के भी वेरियस मेथड्स हैं, डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके जरिए कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं दे रखी हो या दे रखी हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी एप्रोप्रिएट मेथड लगेगा उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। मैं टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप डालोगे केस व्हेन डाइपोल
is in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो डायपोल हमेशा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस प्रोसेस में वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। जब वो रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा हमें ये चीज देखनी है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इनिशियली मान लीजिए चार्ज की पोजीशन जो है वो ये है, ये चार्ज की पोजीशन है -q टू q। ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा जाएगा तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू -QE, जो इसको इधर रोटेट करवाएगा। इधर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। तो पोजीशन मान लीजिए कुछ समय बाद में इसकी पोजीशन इस तरीके से आ जाती है, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में। डायपोल की जो लेंथ है वो होती है 2a। डायपोल की लेंथ कितनी है 2a। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए थीटा। ओरिएंटेशन मान लीजिए इनिशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डायपोल का मूवमेंट करना किसी एंगल से, वो एंगल कितना है थीटा। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए इधर C। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट, यहां पर इस डायग्राम में देखते हैं तो ये ट्राइंगल बन गया है ABC। इस ABC ट्राइंगल में BC जो है यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, या फिर हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है तो हम सीधा एंगुलर टर्म में भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नीड किस चीज की है, हमें यहाँ पे नीड है डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले मेथड से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स का हमें पता है F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू 2E। हमें ये राइट करना है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है BC। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है 2a, BC अपॉन 2a। तो BC क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। BC यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो BC है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। BC की वैल्यू रख दीजिए और QE की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो टॉर्क क्या आ जाएगा QE 2a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। Q इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2a, ये होता है डायपोल मोमेंट। तो इसके जगह पे आ जाएगा Q इंटू 2a की जगह पे P। तो टॉर्क क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टॉर्क का निकल के आ गया है, इक्वेशन नंबर 4। सिंस टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है। PE साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। यूनिट जो होगी टॉर्क की, यूनिट क्या होगी, यूनिट जो होगी वो न्यूटन मीटर होगी। डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होती है ml_t-2 और लेंथ क्या होगी, मींस डायमेंशन क्या होगी ml2t-2। ये डायमेंशन होगी किसकी, टॉर्क की डायमेंशन हो गई है ml2t-2। यहां पर हम दो केस कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीबीएसई में आ रखा है कि व्हाट इज टॉर्क। ठीक है, कैलकुलेट द टॉर्क एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें ये चीज बतानी है कैसे हम एक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अचीव करें। तो इक्वेशन नंबर 4 हमें कंसीडर करनी है।
ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, नोट कीजिए कैसे। इफ पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4 टॉर्क क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो टॉर्क की वैल्यू 0। जब टॉर्क 0 होगा तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, दूसरा केस, इफ टॉर्क विल बी, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वेशन 4 के अंदर ही साइन 90 कितना होता है 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा पीई, और ये रिप्रेजेंट करेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने देखा कि टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं जब डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो डायपोल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और उस मूवमेंट की वजह से, रोटेशन मूवमेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इस ट्रायंगल के अंदर, तो कैसे आएगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस बीसी अपॉन 2a, तो बीसी की वैल्यू निकल के आएगी 2a साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू क्या है, QE, तो QE 2a साइन थीटा हमारे पास आ गई। Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, वैल्यू रखे हमने, तो टॉर्क कितना आ गया, PE साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, राइट, यूनिट जो होगी वो न्यूटन मीटर होगी, डायमेंशन क्या होगी, ml/t-2। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, और साथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो L एक मल्टीप्लाई में और आ जाएगा, इसलिए हो गया ये L2 ml/t-2। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 0 है तो टॉर्क की वैल्यू 0, तो थीटा 90 तो टॉर्क की वैल्यू P के बराबर हो गई। तो इस तरीके से हमने टॉर्क देख लिया, और आज हमने टॉपिक किए हैं एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल और ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।